हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे को हम चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं, जिसमें हम एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिसमें 40% प्लस एक साल में रिटर्न देने का कैलिबर होता है मेरी समझ के हिसाब से। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस एनालिसिस करते हैं, फिर फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, और फिर चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मेरी किसी भी तरह की यहां रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। सेकंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 o'clock every day we do come with a new video to analyze stocks or to sharpen our skills in trading and investing। तो यहाँ पर सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और जहां तक रिस्क मैनेजमेंट की बात है तो मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि किसी भी स्टॉक में किसी भी सिचुएशन में 5% से ज्यादा हमारे टोटल पोर्टफोलियो का नहीं लगा होना चाहिए, कि अगर किसी रीजन से मार्केट डाउन चली भी जाए और वो हमारा जिस स्टॉक में हमारे पैसे लगे हुए हैं अगर वो थोड़ा सा नीचे चला भी जाए टेम्परेरी बेसिस पर या फिर परमानेंट बेसिस पर भी, तो हमारे टोटल पोर्टफोलियो पर उतना ज्यादा हिट ना हो कि हमारा पोर्टफोलियो ही कोलैप्स हो जाए। तो वहां हमारा पोर्टफोलियो उस चीज को संभाल पाए, उस सिचुएशन को, जब कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखने की हमेशा जरूरत होती है। यहां पर मैं स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूं, और एजिस लॉजिस्टिक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी। जो लॉजिस्टिक्स में है, बेसिकली दे आर इन लिक्विड लॉजिस्टिक्स, जो टैंकर्स होते हैं जिसमें एलपीजी जाती है या फिर जिसमें केमिकल्स जाते हैं। तो ये लिक्विड लॉजिस्टिक्स में है। अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आपको नजर आएगा इस तरह के ये सारे इसमें लिक्विड वाला पार्ट होता है। और ये सिर्फ इनलैंड नहीं होता, ये गैस लॉजिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे ये मैरीन में भी हैं तो इनके ऑटो गैस भी हैं। ये इस तरह से भी लॉजिस्टिक्स होती है, मींस बाहर की कंट्रीज से जब इंपोर्ट किया जाता है एलपीजी को या बाकी केमिकल्स को, तो वो एक शिपमेंट के थ्रू ही होता है। तो ये इनलैंड और सी रूट से भी लेकर आते हैं। उसके बाद में इसको स्टोर भी करते हैं, स्टोरेज के साथ में फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो यहां पर इनका ये पूरा बिजनेस है कंबाइंड। इसमें सिर्फ और सिर्फ एलपीजी का काम नहीं है, एलपीजी से अलग बाकी भी काम है। तो अगर इनके रेवेन्यू मिक्स को यहां पर चेक किया जाए तो रेवेन्यू मिक्स में 32% इनका आता है लिक्विड लॉजिस्टिक्स से। लिक्विड लॉजिस्टिक्स में इनका जो बाकी केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उन सबका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज सर्विसेज कवर होती हैं। तो 32% रेवेन्यू जो बिजनेस का पार्ट है वो अदर देन एलपीजी है, एंड 68% इनका जो बिजनेस है दैट इज फ्रॉम एलपीजी। तो यहां पर 2 सेगमेंट्स हैं। एलपीजी में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को काफी अच्छे से इंक्रीज करना है, जो इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। जैसे यहां इन्होंने लिखा हुआ है एलपीजी सोर्सिंग जेवी विद इटोचू, इन्होंने एक कंपनी के साथ यहां पर जेवी बनाया हुआ है। एंड जो एजीज का अभी मार्केट शेयर है दैट इज एलपीजी इंपोर्ट में, जो इंडिया में एलपीजी इंपोर्ट होता है उस जो टोटल इंपोर्ट है उसका 15.5% एजीज करती है। ये एक अच्छा बड़ा मार्केट शेयर है। इतनी बड़ी कंट्री में 15.5% का मार्केट शेयर रखना टोटल एलपीजी इंपोर्ट का। और जो इनका प्लान है वो प्लान है इसको 25% तक लेकर जाने का नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। तो मार्केट शेयर यहां पर जब बढ़ेगा तो यहां पर लीडरशिप बढ़ती है, एक डोमिनेंस आती है उस पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो यहां एक तो एक्सपेंशन में 25% हो जाने का चांस है। दूसरा जो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट भी यहां से बढ़ने के चांसेस हैं। अब इंपोर्ट भी बढ़ेगा, साथ में यहां पर इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें अच्छी हो जाती हैं। और जब दोनों चीजें अच्छी होती हैं तो जैसे हम बात करते हैं कि कितना इंपोर्ट यहां पर हो सकता है, तो जैसे डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड को लेकर मैंने यहां पर कहीं कुछ रीड किया था, जिसमें 40 के आसपास की फिगर थी, जो अभी 28 के आसपास है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम एलपीजी। और सेकेंड लार्जेस्ट यहां पर है, यस, एज पर ऑयल मिनिस्ट्री प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट एलपीजी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 30.3 मिलियन टन्स बाय 2025 एंड 40.6 मिलियन टन्स बाय 2040। और इंडिया में जो इसका प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अभी उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर इंपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा भी तो भी लॉजिस्टिक्स तो उसकी अभी भी है।
तो जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं एचपी गैस, तो यहाँ पर अगर एचपी भी प्रोड्यूस करती है इसको, तो जो उसकी लॉजिस्टिक्स है, जो इनलैंड लॉजिस्टिक्स है, वो तो रहेगी ही, और इनकी पाइपलाइन भी है अपनी। तो लॉजिस्टिक्स दो तरह से होती है, एक टैंकर में फिल करके और दूसरा पाइप के थ्रू यहाँ पर अगर सप्लाई किया जाए। तो दे आर वन ऑफ द मेन यहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर हैं इंडिया में, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, और ये अपने इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ एलपीजी तक नहीं रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, मींस सिर्फ एलपीजी तक रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर एक्सपेंडिंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर जो लिक्विड लॉजिस्टिक्स है उस पर भी इनका ध्यान है। अब यहाँ पर द कंपनी हैज टर्मिनल्स इन 6 पोर्ट्स, मुंबई, कांडला, पिपावाव, मैंगलोर, हल्दिया and Kochi with total operational capacity of 7,29,000 किलोलीटर। तो यहाँ पर इनका एक ये है, और उसके बाद में इन्होंने एलपीजी रिटेल में भी हैं। जेवी इन्होंने एक किया है वोपक के साथ 51%, जिसका जेवी का एजीज के पास है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी अनाउंस्ड जेवी विद वोपक, वर्ल्ड्स लीडिंग टैंक स्टोरेज कंपनी, इन 2021 to expand their product offerings to other chemical and gas storage which are not in their current product basket। तो अभी जो इनका मेन बिजनेस है अभी, जो ये करार इन्होंने किया है, जो जेवी बनाया है, ये करंट बिजनेस पोर्टफोलियो से बिल्कुल अलग है, मींस एक्स्ट्रा है। तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द जेवी विल नाउ हाउस द एलपीजी ट्रांसमिशन एंड बल्क लिक्विड स्टोरेज बिजनेस इन ऑल ऑफ एजीज पोर्ट्स एक्सेप्ट मुंबई। इन रिटर्न, यहां ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिटर्न एजीज विल गेट 2,568 करोड़ विद एन ऑप्शन टू गेट एडिशनल 198 करोड़ आफ्टर accomplishing certain revenue projections। तो यहां पर इतना बड़ा ये पैसा इनको मिलने को है, जो वोपक से मिलेगा इनको 2,568। इसका इन्होंने प्रॉपर डिटेल यहां पर दिया हुआ है, लिंक इन्होंने बनाया हुआ है, जो बीएससी के वेबसाइट पर इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट फाइलिंग के टाइम पर डाला हुआ है। 2,568 करोड़ पेमेंट टू एजीज लॉजिस्टिक्स एंड 198 करोड़ ये एडिशनल है। द टोटल प्री टैक्स कैश consideration to Aegis Logistics for stake sale of 49% in the Aegis terminals। तो यहां पर जो इन्होंने जेवी किया है, जिसमें वोपक के साथ जो वर्ल्ड्स लीडिंग टैंक स्टोरेज कंपनी है, 51% विल बी होल्ड बाय द Aegis and 49% will be held by the Vopak। For this they will get 2,500 means 2,600 करोड़ रुपीस यहां पर मिलेंगे। एंड अगर हम यहां ध्यान दें तो जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की, दैट इज 7,766 करोड़। तो यहां पर इसका टोटल का 1/3 इनको कैश मिलने वाला है। अगर हम एक और पॉइंट यहां पर देखें, कंपनी के पास जो टोटल अभी लोन है दैट इज ओनली 658 करोड़। तो यहां पर 658 करोड़ का लोन है एंड 2,600 करोड़ यहां पर मिल जाएंगे, मींस पूरा लोन भी उतर सकता है एंड 2,000 करोड़ बचेंगे भी। अब उस पैसे को कैसे यूज करना है वो एक अलग बात है। अब यहां अगर हम देखें फिक्स्ड एसेट्स टोटल कितनी है, 1,682 करोड़ प्लस सीडब्ल्यूआईपी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर इंस्टॉलेशन है, दैट इज 600 करोड़। टोटल जो इनकी फिक्स्ड एसेट्स है दैट इज 2,300 करोड़ के आसपास है। इससे ज्यादा अमाउंट इनको सच मिल जाएगी। यानी कि यहां से जो इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो ह्यूज हैं। ह्यूज क्यों हैं? क्योंकि यहां इंडिया में एलपीजी जो कुकिंग गैस है बेसिकली, उसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो प्रधानमंत्री का उज्जवल योजना था, और यहां पर हर किसी घर में एक क्लीन फ्यूल यूज किया जाए जिससे हेल्थ भी अच्छी हो, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, तो उस चीज पर काफी जोर दिया गया है। तो यहां पर जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इट्स ए डोमिनेंट प्लेयर। यहां पर इनके अच्छे कैपेक्स प्लान्स हैं, तो एवरीथिंग इज गुड। अगर हम यहां पर इनकी करंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे हैं, यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहां पर रेवेन्यू कम हुई है पिछले कुछ टाइम में, जब से यहां पर इंडिया में और वर्ल्ड ओवर कोविड आया है, तब से। उससे पहले कंपनी की रेवेन्यू अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद में यहां पर रेवेन्यू कम हुई, लेकिन रेवेन्यू कम होने के बाद में इन्होंने एक चीज का ध्यान रखा है कि रेवेन्यू कम हो जाए लेकिन यहां इनका नेट प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने इंक्रीज कर लिया। लेटेस्ट क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 22%, दैट इज द हाईएस्ट एवर, एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, 94 करोड़ का
एक क्वार्टर का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है जो हाईएस्ट एवर है, मींस लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर रेवेन्यू नेट प्रॉफिट देखें तो इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर चीजें वापस से अच्छी हो रही हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो यहाँ अगर पिछले 7-8 साल 10 साल 20 साल का भी देखें 20 करोड़ 34 करोड़ 61 करोड़ 103 113 119 198 221 मींस 2029 तक का 2012 से लेकर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है इट हैज इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यहां पर लगातार ये इनकम यहां पर बढ़ी है। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कम हुआ, लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही कोविड का इंपैक्ट खत्म हुआ अगेन इट हैज posted highest ever net profit for last 12 months, that is 298 crore, सॉरी 300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया है। सारी चीजें अच्छी हैं। यहाँ पर एक जो अमेजिंग बात है वो क्या है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप पब्लिक में जाओगे, पब्लिक में मींस जो रिटेल के पास है वो 24% नजर आता है, बट आउट ऑफ दिस 24% यहाँ पर सुधीर ओम प्रकाश मल्होत्रा जी लगातार यहां पर बाइंग कर रहे हैं। ये बाइंग मार्केट से हो रही है, स्टॉक ऑप्शन से हो रही है, लेकिन इतना ह्यूज मींस लेवल पर होना 4.44% की इनके पास अभी हिस्सेदारी है। दैट वाज स्टार्टेड विद 1.62%, उससे पहले भी हो सकता है स्टार्ट हुई हो, क्योंकि यहां पर 1% से ज्यादा की ही हिस्सेदारी दिखाई जाती है, उससे पहले भी हो सकता हो, फिर सडनली इन्होंने बाय किया हो एंड 1.62 के बाद इन्होंने 3.05 की, देन 2 क्वार्टर 3.05 रही, देन 4.42 रही, उसके फिर इन्होंने सेम रखी, अगेन दे हैव बॉट a small percentage again and the total is 4.44%। नाउ हुई सुधीर ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, इसको जब सर्च किया तो सर्च करके पता चलता है ही इज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, यानी कि कंपनी के जो मेन एम्प्लॉय हैं ही इज दैट। और अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट इज बाइंग सच ए ह्यूज क्वांटिटी और 4.44% की हिस्सेदारी है, तो वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी क्या? व्हाई ही इज बाइंग मींस इनसे ज्यादा कंपनी के बारे में किसको पता होगा, ये चीज समझने वाली है। तो यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस देती है कि जो मेन एम्प्लॉय है, अगर मेन एम्प्लॉय कंपनी में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो बाकी इनसे ज्यादा अच्छी खबर किसी के पास नहीं हो सकती। और यहाँ पर खबर की बात नहीं, यहाँ पर विश्वास की बात है। इस बिजनेस में जो पोटेंशियल नजर आता है और जो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं, जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उनको वो चीजें यहाँ पर क्लियर होती हैं। सो आई एम कंसिडरिंग दिस, आई एम बेटिंग अपॉन दिस, आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस शेयर। यहां पर फ्राइडे को मैंने कुछ शेयर परचेज किए, फ्राइडे को मैंने एक और शेयर परचेज किया था जिसको मैंने ट्विटर पर अपडेट भी किया था। अगर आप ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो ट्विटर पर फॉलो करना चाहिए। twitter.com पर अगर आप जाएंगे, यहां पर अगर मेरा प्रोफाइल देखेंगे द विवेक सिंघल इज द हैंडल, और यहां मैं लगातार चीजें डालता रहता हूं। मैंने 31 दिसंबर को 1-2 ट्वीट की थी यहां, और ये मैंने एक जो ट्वीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है 31 दिसंबर को ही किया था, दैट आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड एट 14.95। थोड़े से मैंने यहां पर रीजंस लिखे थे, वो रीजंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की अगर व्हाट आई एम डूइंग इन माय पोर्टफोलियो, अगर वो चीजें यहां पर जाननी है तो ट्विटर पे फॉलो करना जरूरी है, आप फॉलो कर सकते हैं। और जहां तक अभी ये हमने सारी चीजें समझ ली, यहां अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करने लगे, दिस इज गुड 16.6%, पी बहुत ज्यादा नहीं है, और 7.76 1000 करोड़ की ये कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो दिस इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब अगर हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो यहां एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा सा बना था, एकदम नीट एंड क्लीन, अब से कुछ टाइम पहले, एंड दिस वाज ए रिवर्स दिस वाज ए कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद में ये इसने मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न बनाया, फिर यहां से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में इसका जो टेक्निकल टारगेट था, टेक्निकल टारगेट टच करने से पहले ही ये नीचे आ गया। मींस टेक्निकल टारगेट जब तक टच नहीं होता तब तक चीजें वापस ऊपर जाती हैं। ये वापस से नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद में यहां जो ये एक ह्यूज बाइंग हुई है, ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देती है। और उसके बाद में वापस से फिर नीचे भी आया है, और यहां भी ये एक रेसिस्टेंस यहां पर दिखा रहा है, और ये रेसिस्टेंस तो टूटेगा ही मेरे हिसाब से। जो अर्लियर इसका टारगेट था
यहाँ जो इसने कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर बनाया था दैट वाज 411.90, ये मुझे अचीव होता हुआ नजर आता है बेस्ड ऑन द बिजनेस, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स, एक्सपेंशन प्लान्स एंड यहाँ जो बाइंग हो रही है ना, जो वीपी मींस प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं, सीईओ कर रहे हैं, वो भी एक कॉन्फिडेंस दिखाता है। देन अगर ये उस लेवल को टच करेगा देन 86% का यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल है। मैं ये कहता हूं कि 86% अगर थोड़ा सा टाइम ले भी, जो लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई वाज 386, अगर हम वहां तक का इसका टारगेट देखें करंट प्राइस से लेकर, तो करंट प्राइस से लेकर यहां तक का टारगेट हमारा 75% आता है, 74.88%। मैं कहता हूं एक साल में 40% आ जाए तो हमारे सारे सपने जितना सुपर रिच बनने के हैं वो सारे पूरे होते हैं, उससे कम में भी पूरे होते हैं। लेकिन 40% इक्विटी ट्रेडिंग करके, बिना किसी लिवरेज के, बिना एफ&ओ के, बिना इंट्राडे के, बिना कमोडिटी के, बिना करेंसी के, बिना क्रिप्टो के, सेफ तरीके से एक कंपनी का शेयर होल्डर बन के अगर हमारे अच्छी खासी रिटर्न आती है, 40% CAGR बनती है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन ये किसके पास आता है? जो चैंटिंग करता है, जिसके साथ ईश्वरीय ताकत होती है, जिसका माइंड स्टेबल होता है, जो छोटी मोटी वोलेटिलिटी से नहीं घबराता। और वोलेटिलिटी से सबसे ज्यादा कौन घबराता है? जो एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसे लगाते हैं। मैं इस चीज को हमेशा कहता हूं, एक स्टॉक में 3 to 5% ही पैसा लगाओ, मैक्सिमम 5% पैसा एक स्टॉक में लगना चाहिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का। तो यहां पर सीखने की जरूरत है। अगर यहां मैं लगातार आपको सिखाता रहता हूं, अगर पर्सनलाइज क्लासेस में सीखना है देन न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of January, 8 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नए साल की शुरुआत अच्छे से सीख के कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाला हुआ है, नीचे भी फ्लैश नंबर हो रहा है, आप उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। सारी डिटेल वहां से ले सकते हैं व्हाट्सएप से या कॉल करके। अब सीखना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर बिना सीखे हम नहीं करेंगे। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।